अभी हाल की एक आपकी तस्वीर वायरल हो रही, बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया उसको लेकर के कि आपको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, आपको इज्जत नहीं दी जा रही है, समाजवादी पार्टी में जाके आप पछता रहे हैं। असलियत क्या है? आप बड़ा चर्चित मामला है, बीजेपी के एक पूर्व सांसद ने कंबल बांटा, कंबल बांट करके जब उन्हें पता चला कि कुछ मुस्लिम नामों को भी उन्होंने कंबल दे दिया है, तो नाम पूछ कर, धर्म पूछ कर उन्होंने कंबल ले लिया, वापस ले लिया, जिसका खिलाफत पूरे गाँव ने मिल करके किया और पूरा कंबल ही वापस कर दिया उनका। किसी ने नहीं लिया, हिंदू भाइयों ने खुद आगे आकर के इस बात को कहा। तो क्या मान लें जो नफरत के सौदागर उत्तर प्रदेश को, देश को नफरत में दहकाना चाहते हैं या दहकाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनकी वो चीज़ें अब ख़त्म होने के कगार पे जा रही हैं धीरे-धीरे। 10 विधायक, 3 MLC, 2 सांसद, मुबारकपुर का रोडवेज कब सही तरीके से चलेगा, कब विपणन केंद्र की शुरुआत होगी, बुनकरों को कब तक लड्डू दिया जाएगा, वो भी ऐसा लड्डू जो सामने दिखता तो है लेकिन उसे खा नहीं सकते। आज की परिस्थितियों को देखते हुए समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी। जो व्यक्ति सत्ता में वापसी का सपना देख रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो दूसरों को सीएम बनाने पे क्यों आमादा है? अखिलेश जैसा गंभीर व्यक्तित्व का नेता जो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, प्रमुख हैं, वो बार बार क्यों ऑफर देते हैं कि 100 विधायक लेकर के आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, सरकार बना लो? जिनसे सरकार बनाने की लड़ाई चल रही है, जिनसे संघर्ष चल रहा है, उन्हीं को सत्ता देने की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और वो नसीमुद्दीन साहब हों, गुड्डू जमाली हों या और कोई हो बड़ा नेता, वो नहीं बनाएगा, जनता बने। और एक बच्चा जो 100 रुपये का बैग लेके गया यहाँ से पढ़ने के लिए, आज वो मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक हो गया। हमारे हिंदू भाइयों की मदद से हुआ है। जिंदगी में हर मोड़ पे जहाँ मैं गया मुझे लोगों ने मदद की। ओम प्रकाश राजभर ने अभी हाल ही में एक रैली किया है, महारैली किया है, और दावा किया है कि इस महारैली से सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, 10 की 10 सीटों पे हमारा गठबंधन जीतेगा और समाजवादी पार्टी कहीं नजर नहीं। देखिए, सबसे पहले तो एक्सप्रेसवे का अगर किसी ने शुरू किया इस प्रदेश में तो बान्या बहन जी ने किया। तो कह रहे हैं कि फिर से तीसरी बार योगी सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी का कोई चांस ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, इस तरह की बातें सामने। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे 2027 का मुबारकपुर से, क्योंकि आपके समर्थक चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ें। साथियों नमस्कार, इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हैं और हमारी मुलाकात एक जानदार शानदार नेता जिनको सारा हिंदुस्तान जानता है, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब से हुई है। आप समाजवादी पार्टी के MLC हैं और हाल ही में विधान परिषद का सत्र समाप्त हुआ है। आपने क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दों को उसमें उठाया है, जो कि बेहद लाजिम था उन सवालों को उठाना सरकार के समक्ष जो जनता के हित से जुड़े हुए थे। तो सर से हमारी मुलाकात हुई है, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे 2027 में समाजवादी पार्टी की जीत की संभावनाओं को लेकर के और बहुत सारे मुद्दों पर। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो मेरा यही है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की क्या संभावनाएं देखते हैं आप? नहीं, मैं तो ये देखता हूँ कि समाजवादी पार्टी 100% सरकार बनाने जा रही है और वो जनता बनवाएगी, क्योंकि जनता परेशान है, दुखी है। लोग तो कह रहे हैं कि फिर से तीसरी बार योगी सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी का कोई चांस ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, इस तरह की बातें सामने आ रही। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। ज़मीनी हकीकत ये है कि ज़मीन पे हर तबका परेशान है, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, नौजवान हो, किसी भी समाज का आदमी है, अंदर से सब दुखी हैं और वही जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। ऑलरेडी अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 27 में आप देख लीजिएगा, बहुत दिन दूर नहीं है, बस मात्र कुछ ही समय की बात बची है। वो मुझे लगता है अप्रैल जाते जाते वो CM की शपथ ले लेंगे। हाल ही में एक बड़े मशहूर शिक्षक नवीन सर से लेकर के आपके पुराने साथी बसपा के नसीमुद्दीन सिद्दीकी तक का ज्वाइनिंग हुआ है समाजवादी पार्टी में, कितना मुफीद मानते हैं इसे? देखिए, अच्छा है, अंडर एनी केस लोग जुड़ते हैं तो एक वो बनता ही है, ताकत बनती है। भाई जाहिर है किसी सबके पास कुछ न कुछ, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, सबके पास कुछ न कुछ रहता है, तो जितना परिवार बड़ा होगा उतना पार्टी को लाभ होगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कैसे देखते हैं, आपके पुराने साथी? यकीनन साथी रहे हैं और उम्र में भी बड़े हैं, वैसे भी बड़े हैं। कोई फ़ायदा होगा कि, क्योंकि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि उनका अब दौर ख़त्म हो चुका है, बीत चुका है। ऐसा नहीं है, देखो दौर क्या होता है, दौर ऐसा मैं नहीं मानता। बहुत बार रहे हैं, वो मिनिस्टर्स रहे हैं, लोगों के काम वाम किए हैं और सलीकेमंद आदमी हैं वो।
तो मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि जितने लोग जुड़ेंगे उससे फ़ायदा ही होगा। कुछ ना कुछ तो बढ़ ही रहा है ना, घट तो नहीं रहा है ना हमारा। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, कहीं भी एक आदमी जुड़ता है तो वो हम बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। अभी कितना फ़ायदा होगा ये आने वाला समय बताएगा। मैं क्योंकि मैं ऑनेस्ट बात करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं ये बात को ऐसे देखता हूँ कि भाई जितने लोग परिवार में जुड़ रहे हैं तो हमारा परिवार बड़ा ही हो रहा है ना, उससे फ़ायदा ही होगा। समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आप लोग हैं, आप लोग तो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार बन जाए। क्या अखिलेश जी चाहते हैं ऐसा? 100% चाहते हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कि अब किसी को अगर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दूसरे चश्मे से देख रहा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। मुझे लगता है जितनी मेहनत वो प्रदेश में कर रहे हैं विपक्ष के नेता की हैसियत से और वैकल्पिक सरकार के लिए, उतना कौन कर रहा है, वही दिखते हैं। और ऐसा नहीं, देखिए हम एक बात बहुत ईमानदारी से बताएं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और वो नसीमुद्दीन साहब हों, गुड्डू जमाली हों या और कोई हो बड़ा नेता, वो नहीं बनाएगा, जनता बनाएगी। जनता दुखी है और जनता विकल्प चाहती है और विकल्प के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी को देखती है। तो जो व्यक्ति, मतलब ये राजनीतिक पंडितों का सवाल है, उनकी चर्चा है कि जो व्यक्ति सत्ता में वापसी का सपना देख रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो दूसरों को सीएम बनाने पे क्यों आमादा है? अखिलेश जैसा गंभीर व्यक्तित्व का नेता जो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, प्रमुख हैं, वो बार बार क्यों ऑफर देते हैं कि 100 विधायक लेकर के आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, सरकार बना लो? जिनसे सरकार बनाने की लड़ाई चल रही है, जिनसे संघर्ष चल रहा है, उन्हीं को सत्ता देने की बात करते हैं। देखिए मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं वसीम भाई, तो ये एक बहुत पुराना बयान तो मैं जानता हूं कि एक बार उन्होंने कहा, हाल ही में दिया उन्होंने। अब हाल में दिया है, ऑनेस्टली बताऊं मैंने वो नहीं देखा है, लेकिन फिर भी मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूं कि देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी एक बड़े दिल के आदमी हैं। जितना मैंने उनकी पर्सनालिटी को समझा है कि वो लार्ज हार्टेड आदमी है। ऐसा नहीं है उनके मन में लोभ लाज की अंडर एनी केस मुझी को सीएम बनाओ। वो जनता की परेशानियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और वो जनता को, प्रदेश की जनता को इस तकलीफ़ से बेल आउट कराना चाहते हैं। मैं जो समझता हूँ वो इस परेशानी से उनको निजात दिलाना चाहते हैं और उसके लिए मेरा अपना मानना है कि अगर उन्होंने ये कहा है तो शायद इस कंटेस्ट, इस थॉट से कहा होगा कि अगर मुझे भी कोई कुर्बानी देना हो तो मैं दे दूंगा, लेकिन आके बना लो ताकि जनता शांति से, सुख चैन से जी सके। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि आप लोग उनके बड़े करीबी हैं। क्या बातचीत होती है इस तरह के मतलब ऑफर देने के पीछे की मंशा क्या होती है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। अब इसमें एक और सवाल है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। क्या ये 2027 के बाद भी ये ऑफर रहेगा? अगर मान लीजिए केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक 100 विधायक लेकर दोनों में से कोई आ जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, तो क्या 27 के चुनाव के बाद भी अखिलेश उन दोनों को सीएम बनाने का ऑफर देंगे? देखिए मैं ईमानदारी से बात करने में बिलीव रखता हूँ, ऑनेस्टी से ही बात करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ अपनी पोजीशन को क्लियरफाई कर दूँ, मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं इन मुद्दों पे बात करूँ कि पार्टी क्या निर्णय लेगी 27 में और किसको समर्थन देगी, नहीं देगी, क्या डिसीजन लेंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी। वो उनका अपना एक कहते हैं ना कि विशेषाधिकार है। हम लोग उनके साथ हैं, वो जो भी निर्णय लें हम उनके साथ हैं, मगर मैं ये मानता हूँ कि उसकी नौबत नहीं आएगी, उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि 12 से 17 के रिजीम को लोगों ने देखा है, उनकी पॉजिटिव काम को देखा है, डेवलपमेंट को देखा है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, किसी का विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं। अभी हमने एक अहम मुद्दा उठाया था विधान परिषद में, एक्सप्रेसवे पे सेफ्टी का मुद्दा लेके। अभी मैं 2 दिन से पेपरों में पढ़ रहा हूँ, पूर्वांचल पे रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, है ना। अभी आज भी बस पलटी है, 4-5 लोग। हाँ, तो अब आप देखिए मेरा क्या कहना है। अब ये तो किसी को भी दिखा, इसमें ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इनकी सरकार उनकी सरकार, कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ। एक्सीडेंट आगरा एक्सप्रेसवे पे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से किसी थर्ड पार्टी की क्वालिटी ऑडिट करा लें तो जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे बनाया, देखिए सबसे पहले तो एक्सप्रेसवे का अगर किसी ने शुरू किया इस प्रदेश में तो बानिया बहन जी ने किया था। देखिए मैं जो ईमानदारी से बात होती है मैं वही करूँगा। सबसे पहले नोएडा में महामाया ब्रिज से लेके
परी चौक तक माननीय बहन जी ने एक्सप्रेसवे बनाया, जब हम लोग जानते भी नहीं थे। हम लोग वहाँ पढ़े लिखे आदमी हैं, वहाँ काम भी करते थे, इवन दो हम उतने अवेयर नहीं थे कि एक्सप्रेसवे क्या होता है, तब हमने पहली बार देखा। उसके बाद मथुरा तक उन्होंने बनाया, वो भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी बनी, सब लोग उसको एंजॉय करते हैं, जनता को उन्होंने समर्पित किया। फिर उसके बाद 12 और 17 में आदरणीय अखिलेश जी आए और वहाँ से लेकर के आगरा से लेकर लखनऊ तक का उतना लंबा पैच बना, उस वक्त का सबसे बड़ा पैच था वो। और उसकी क्वालिटी आप देख लीजिए, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप उसको देख लें तो वो इंटरनेशनल मानकों के अनुरूप था। ये जो पूर्वांचल की हम बात करते हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि देखिए ये भी आदरणीय अखिलेश यादव जी का ही प्रोजेक्ट था और उनके ज़माने में मोर देन 50% वहाँ पे काम हुआ था। मगर मैं देखिए सरकार को भी अप्रिशिएट करूंगा, जो मौजूदा बीजेपी सरकार है, कि चलो उन्होंने उसको रोका नहीं, उसको कंप्लीट किया। इस पे एक बड़ा बेहद दिलचस्प बयान था कि जिन्होंने शुरू किया उनका भी शुक्रिया और जिन्होंने पूरा किया उनका भी शुक्रिया। मैं वसीम भाई हमेशा इस बात को कहता हूं कि मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स में बिलीव करता हूं, विरोध के लिए किसी का विरोध नहीं करता कि विपक्ष में है तो कसम खा रखा है कि हर बात को ना कहना, नहीं। सरकार ने, मैं इसको बार बार कहूँगा कि सरकार ने उसको कंप्लीट कराया पूर्वांचल को, हम उसके शुक्रगुजार हैं। चूँकि हम लोग उससे अभी हम जाएंगे, उसी से जाएंगे। जो सफ़र 5-6 घंटे का था वो 3 घंटे में सिमट गया। लेकिन कहीं ना कहीं पैसा बचाने के नाम पे अधिकारियों ने क्या फीड कर दिया वहाँ जा कर के सीएम साहब के यहाँ या कहीं पे क्या हुआ, उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो। आपने जब प्रश्न उठाया तो इस पे क्या जवाब मिला, उन तमाम चीज़ों पे जिस पे आपने अपनी राय रखी कि ये हो जाए तो कुछ बेहतरी हो जाए, फेंसिंग वगैरह को? देखिए मैं पॉजिटिव उम्मीद रखता हूँ। मैं तो, हम लोग इसी उम्मीद से, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मैं हूँ या कोई हो XYZ, वो इसी उम्मीद से सरकार के संज्ञान में बातों को डालता है कि सरकार उस पर कुछ ना कुछ एक्ट करेगी, पॉजिटिव वे में करेगी। ओम प्रकाश राजभर ने अभी हाल ही में एक रैली किया है, महारैली किया है और दावा किया है कि इस महारैली से सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, 10 की 10 सीटों पे हमारा गठबंधन जीतेगा और समाजवादी पार्टी कहीं नज़र नहीं आएगी। चलो देखो, हम फिर इस बात को उसमें नहीं पढ़ना चाहते किसने क्या कहा, ये आने वाला समय सुना होगा ज़रूर। अरे भाई ठीक है, देखो हर आदमी को कहने का अधिकार है, हर आदमी कहता है, सब भी लोग अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सब बड़े नेता हैं, इसलिए मैं किसी में उसमें नहीं आना चाहता। आप देखिएगा आजमगढ़ की सीटें हम लोग जीतेंगे और आजमगढ़ ही नहीं, प्रदेश जीतेंगे। प्रदेश जीत के समाजवादी पार्टी की सरकार। अब आपको कुछ शक लगता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। लोग तो ये अब कयास लगा रहे हैं कि इस बार 6 सीटें दांव पर लगी हुई हैं, समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीटें दांव पर लगी हुई हैं। मैं नहीं मानता। आजमगढ़ की सीट पे सपा को हरा पाना बहुत इम्पॉसिबल टास्क है। ये आने वाला समय बताएगा। यहाँ के लोग, समाजवादी पार्टी हो, देखिए एक बात आप समझिए, शुरू से इतिहास को देखिए आप। जब से यहाँ पे मैं अगर ये कोई कहता कि चलो बसपा, पहले एक ज़माना था कि कुछ सीटें बसपा जीत लेती थी और बाकी समाजवादी जीत लेती थी, ऐसा भी वक्त मैंने देखा कि बसपा की 4 सीटें भी हुई थी यहाँ पे, मैं एमएलए खुद था वहाँ पे। लेकिन बीजेपी शुरू से यहाँ पे कमज़ोर रही है, उनका जनाधार नहीं है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी। अब किसी से कहीं कोई नाराज़ है, कोई खुश है, देखो पॉलिटिक्स में हम सबको खुश नहीं रख सकते 100%, सारे डिवोशन के बावजूद भी। लेकिन अनंतः आप देख लीजिएगा, लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी से यहाँ की जनता प्यार करती है और उन्हीं को अपना मत देगी, उन्हीं पे अपना विश्वास जताएगी। एक शेर के माध्यम से मैं अपनी एक बात पूछना चाहता हूँ, कैसे करें भरोसा गैरों के प्यार पे, अपने ही मज़ा लेते हैं अपनों की हार पे। 10 विधायक, 3 MLC, 2 सांसद, मुबारकपुर का रोडवेज कब सही तरीके से चलेगा, कब विपणन केंद्र की शुरुआत होगी, बुनकरों को कब तक लड्डू दिया जाएगा, वो भी ऐसा लड्डू जो सामने दिखता तो है लेकिन उसे खा नहीं सकते, कब चालू करवाएंगे आप? देखिए, आपने वसीम भाई अगर ये बात कही है तो मैं आपको बहुत ईमानदारी से ये बताऊं कि आपको ये आकलन करना चाहिए। अभी सदन चल रहा था ना जी, तो अगर आपने देखा होगा तो मैंने उस मुद्दे को भी बहुत मजबूती से है ना उठाया। लेकिन अब देखिए ये क्या होता है, ये बदकिस्मती है कि विपक्ष में रह करके हम लोग जनता की तकलीफ़ को, परेशानियों को सरकार के संज्ञान में ले आते हैं, मगर उस पर एक्ट करना अनंतः सरकार का काम है। और इसका एक लाइन में जवाब दूंगा कि कब होगी तकलीफ़ दूर,
तो भाई तकलीफ़ दूर करने की गारंटी तो 27 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी सीएम बन जाएंगे तभी हम कह सकते हैं। बाकी हम लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, सरकार के संज्ञान में सारी तकलीफ़ों को डाल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार भी उसका संज्ञान लेके कुछ सकारात्मक कदम उठाएगी। अभी हाल की एक आपकी तस्वीर वायरल हो रही, बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया उसको लेकर के कि आपको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, आपको इज्जत नहीं दी जा रही है, समाजवादी पार्टी में जाके आप पछता रहे हैं। असलियत क्या है आप बताइए। अब देखो यार, कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल बातें मत किया करो वसीम भाई, आप अच्छे पत्रकार हैं, बहुत सीजेंट हैं। चर्चा हो रही है इस बात की। नहीं देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि सच्चाई यही है कि मैं उस वक्त जब गया था तो मैं अपनी स्वेच्छा से वहाँ बैठा था। मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं आप यहाँ बैठिए वहाँ बैठिए, चूँकि वहाँ भीड़ थी और सदन चल रहा था। हम लोग जब पहुँचे थे वहाँ पे तो वहाँ पे सीटें वहीं थी, वहीं मैं बैठ गया। और ऐसा नहीं है, मुझको पूरे आदर सम्मान से रखा जा रहा है। आजमगढ़ के लोग, जहाँ तक बात है, मुझको लेके थोड़ा हमारे लोग जज्बाती रहते हैं। जो मेरे लोग का मतलब ये नहीं कि मुस्लिम धर्म की बात कर रहा हूँ, जो मुझको किसी भी समाज के हों। एक बात मैं ये बता दूं बहुत ईमानदारी से, मुझे बड़ी खुशी होती है और कभी कभी मेरी आँख भर जाती है कि मेरा समाज जितना मुझसे प्यार करता उतना ही मेरे हिंदू भाई मुझसे प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। हर समाज के लोग, चाहे विपक्षी भी हों, वोट ना भी दें तो भी जमाली को गाली नहीं देता कोई। यही मेरी कमाई है और मैं ईमानदारी से बात करने पे बिलीव करता हूँ। हमारे लोग थोड़ा सा हमको लेके जज्बाती हो जाते हैं। कई बार किसी ने एक लगा दिया कि देखो तुम्हारे नेता को ढकेल दिया पीछे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था, बल्कि हम वहाँ पे गए, सीट पीछे खाली थी, हम अपनी स्वेच्छा से बैठ गए। मैं ये नहीं मानता कि कोई जानबूझ के मुझको ह्यूमिलिएट करेगा। और वसीम भाई, मैंने कहा ना कि मैं ईमानदारी से बात करने पे निडर होकर बात करता, क्योंकि राजनीति शौकिया करता हूँ, इससे अपने बच्चे नहीं पालता। अगर मेरे दिल दिमाग को कभी ये लग गया या मेरे अंदर ये फीलिंग आई, जैसे आपने कहा कि आपको पछता रहे हैं, तो मैं पछताता नहीं हूँ, मैं तुरंत निर्णय ले लेता हूँ। मैं वो मौका नहीं छोड़ता क्योंकि मैं इससे अपने बच्चे नहीं पालता ना। देखिए, मेरे पास कुछ नहीं है सिवा इस इज़्ज़त के, और मैं अपनी इज़्ज़त आबरू को कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। किसी भी स्टेज पे किसी भी तख्तो-ताज को छोड़ सकता हूँ अपनी इज़्ज़त के लिए, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे वो लोग इज़्ज़त देते हैं, सभी देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर्सनल लेवल पे मुझे इज़्ज़त देते हैं। यानी अब उन कयासों पे विराम लगा दिया जाए। 100% ऐसा नहीं है। अगर होता तो मैं ईमानदारी से कहता। आप जानते हैं कि मैं बहुत, फिर वही दोहराऊँ बार बार तो अच्छा नहीं लगता। मैं एक निडर आदमी हूँ, ईमानदार हूँ, ईमानदारी से ज़िंदगी जीता हूँ। अगर मुझे लगेगा सबसे पहले मैं भोंपू लेके खड़ा हो जाऊँगा कि मेरे साथ ये हो रहा है। वो एक इंसिडेंट था। इंसिडेंट भी क्या था, वो देखो, एक मंच होता है, अब सैकड़ों MP MLA हैं हमारे यहाँ, अब जो जैसे गया वैसे बैठ गया, जहाँ वक्त के हिसाब से। उसमें क्या है, अब वो हमारे लोगों को ऐसा लगा कि अरे भाई हमको ढकेल के पीछे लाइन में, अच्छा कुछ हमारे और भी भाई लोग हैं उसको गोला बना के चला रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हो। ये लोगों का आपके प्रति प्यार भी है जो उमड़ कर सामने आ रहा है। वो नहीं चाहते कि किसी भी स्टेज पे आपको पीछे रखा जाए, आपके साथ कुछ अनादर जैसा। नहीं, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, उनकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर आपके माध्यम से आपने अच्छी बात छेड़ी है। मैं अपने सारे चाहने वालों को ये संदेश और रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया इसको रोक दें। देखिए, अननेसेसरी की बातों को करने से एक कन्फ्यूजन पैदा होता है ना। अब आपस में एक डिस्टर्बेंस पैदा होती है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है उसको रोक दीजिए। अगर सच होता तो हम आपको खुद बताते, बुला लेते मीटिंग और कहते कि देखो भाई ऐसा हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ज़बरदस्ती किसी पे थोड़ी, अरे भाई जिस दिन से मुझे ले गए हैं, मैं ऐसे तो अमूमन रोज़ जाता भी नहीं, लेकिन जब भी मैं गया हूँ मुझको इज़्ज़त मिली है वहाँ पे। 2022 में आपने एक निर्णय लिया था, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी कि आपको MIM से चुनाव लड़ना पड़ा था। उनके जो अकबरुद्दीन वैसी हैं, वैसी साहब के भाई, वो कह रहे हैं मिस्टर योगी यूपी आ रहा हूँ। उनका निशाना कहीं और है, लेकिन सीधा योगी जी को मुखातिब हैं। साइकिल को कोई फ़र्क पड़ता है इस बात से, इस स्टेटमेंट से? देखिए, अब ये तो यार आप ऐसे सवाल कर रहे हैं। ये बात सही है, अब इसमें तो झूठ देखो नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते। ज़ाती तौर पे ओवैसी साहब, जो बड़े ओवैसी बैरिस्टर साहब हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इसलिए करता हूँ कि कुछ चीज़ें जो सच हैं वो सच हैं। मैं उस वक्त तकलीफ़ में था, जो हुआ वो अपनी जगह पे है, मगर वो मेरी मदद के लिए आए, 5-6 बार अपना हेलीकॉप्टर लेके आए। कभी मुझसे ये नहीं कहा कि तेल भरो, मतलब किसी चीज़ की मुझसे नहीं मदद चाहिए, अपना पैसा खर्च करके आए और मेरे लिए वोट मांगा।
मैं हारा जीता अपनी जहाँ पे है। तो उस एक मोमेंट का मैं एहसान मानता हूँ। शाह आलम गुड्डू जमाली चीज़ों को भूलता नहीं है, मुसीबत में वो मेरे लिए खड़े हुए। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी अपील करता हूँ कि अभी टास्क बड़ा है ना। अभी हम सब लोगों को मिलकर ये सोचना चाहिए कि वोटों में बिखराव ना हो। एमआईएम खेला खराब कर सकती है समाजवादी पार्टी का? अब देखो, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि इस वक्त जो प्रदेश की स्थितियाँ देखिए, अब वोटर क्या है, बहुत समझदार है। सिर्फ एक लाइन में बोल दीजिए, उनके आने से किसको फायदा होगा? मैं ये मानता हूँ कि हमको कोई नुकसान नहीं होगा, समाजवादी को कोई नुकसान नहीं होगा। हम सरकार बनाएंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे नुकसान। चर्चित इस 27 के चुनाव में कोई नहीं नुकसान कर पाएगा। वो अच्छे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, हम निजी तौर पे उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इस 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियों के बीच में चुनाव होगा, सरकार वर्सेस समाजवादी। अब बाकी मैं नहीं कुछ कहना चाहता। आप समाज सेवा भी खूब करते हैं और ये करते हुए मैं गारंटी ले सकता हूँ ऑन कैमरा कि आपने समाज सेवा करते हुए कभी ना तो किसी की जाति देखी, ना ही उसका धर्म देखा। एक बड़ा चर्चित मामला है, बीजेपी के एक पूर्व सांसद ने कंबल बांट करके जब उन्हें पता चला कि कुछ मुस्लिम नामों को भी उन्होंने कंबल दे दिया है, तो नाम पूछ कर, धर्म पूछ कर उन्होंने कंबल ले लिया, वापस ले लिया, जिसका खिलाफत पूरे गाँव ने मिल करके किया और पूरा कंबल ही वापस कर दिया उनका। किसी ने नहीं लिया, हिंदू भाइयों ने खुद आगे आकर के इस बात को कहा। तो क्या मान लें जो नफरत के सौदागर उत्तर प्रदेश को, देश को नफरत में दहकाना चाहते हैं या दहकाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनकी वो चीज़ें अब ख़त्म होने के कगार पे जा रही हैं धीरे धीरे? देखिए वसीम भाई, बहुत बड़ा सवाल है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर मुझे 1 मिनट आप दे दीजिए बोलने के लिए। देखिए, पहले तो अपने देश के इतिहास को समझना पड़ेगा। ये जो हिंदू मुसलमान की आज बातें हो रही हैं, जो लोग करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान कोई सऊदी अरब से आया हुआ मुसलमान नहीं है। ये हम सबको याद रखना चाहिए। ये जो हम मुसलमान हैं, अगर हम भी अपने उसमें जाके देखें, हमें तो मालूम है कि हमारे अम्मा और हमारे अब्बा कहाँ से कन्वर्ट हुए, लेकिन मैं उसको नहीं बोलना चाहता। हम लोग भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं और शायद आप भी अगर अपनी पुश्तों को खंगालेंगे तो वहीं पहुँचेंगे। सब एक ही मिट्टी के हैं, एक ही खून है सारे लोगों के। और यही वजह है कि चाहे आप कितना भी बांट लो, वो कहते हैं ना कि तुझसे लफ्ज़ों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तू मेरी सांस में तहलील है खुशबू की तरह। तो ये जो हिंदू भाई हैं या मुसलमान हैं, ये सब एक हैं, एक ही ब्रीड है, एक ही नस्ल है। अब वो ठीक है, कभी हमारे 7 पुश्त पहले किसी ने कन्वर्ट कर लिया, आज हम उसमें पैदा हुए, हम उसको मानने लगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस मिट्टी में प्यार है। अगर कोई, मैंने भी देखा उस वीडियो को, कल मुझे कोई दिखा रहा था। अब सच बताऊं तो शर्मिंदगी इस बात की नहीं है कि चलो उन्होंने, मुझे इस बात की शर्मिंदगी है कि ऐसे लोग समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और सो कॉल्ड एमपी भी कहे जाते हैं कि भाई वोटों के मत से कोई एमपी एमएलए बन सकता है, मगर लीडर वो होता है, नेता हम उसको कह सकते हैं जो धर्म, जाति और भाषा के आधार पर किसी से भेदभाव ना करे। दुनिया में उससे छोटा आदमी कोई नहीं है जो नाम और धर्म पूछ के इंसाफ देता हो। लेकिन मुझे इस बात की और भी ज़्यादा खुशी है, देखिए जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि पूरे गांव ने कंबल वापस कर दिया और उसमें हिंदू भाई की मेजॉरिटी है। ये क्या दर्शाता है? देखिए, ये नफ़रत का जो लड्डू बांटा जा रहा है, हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मैं तो आज से नहीं, ज़माने पहले जब ये गुड्डू जमाली मुबारकपुर में इलेक्शन लड़ने आया था, जहाँ लाखों की आबादी में मुसलमान हैं, तो मंच से खड़ा होकर कहने की हिम्मत रखता था कि धार्मिक एतबार से मैं मुसलमान हूँ, मगर मुझे मुसलमान समझ के वोट मत देना। अगर मैं इस लायक हूँ तो मेरिट पे वोट करना सीखो, हिंदू मुसलमान भूल जाओ। और मैं इस बात को मानता हूँ और ये देश में चल नहीं पाएगा। कुछ देर किसी को बहकाया जा सकता है, मगर इसकी उम्र लंबी नहीं है, ये अपने आप दम तोड़ देगा। यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, ये गंगा जमुनी तहजीब है, लोग मिलजुल करके रहते हैं। मैं आज आपको बताऊँ, मैं खाली नेता ही नहीं हूँ, बिज़नेस करता हूँ और मैं इस कैमरे पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, निडर होकर कह रहा हूँ कि शाह आलम गुड्डू जमाली की ज़िंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो हिंदू भाइयों का है। मेरे लिए उन्होंने हमेशा अपने, कहते हैं ना कि वो, अगर मुझे कोई तकलीफ़ आ जाए तो मेरे लोगों को शायद कम तकलीफ़ होगी जितना वो बेचैन हो जाते हैं कि यार शाह आलम भाई तकलीफ़ में है। और एक बच्चा जो 100 रुपये का बैग लेके गया यहाँ से पढ़ने के लिए, आज वो मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक हो गया, हमारे हिंदू भाइयों की मदद से हुआ है। ज़िंदगी में हर मोड़ पे जहाँ मैं गया मुझे लोगों ने मदद किया, मैंने मदद मांगी तो मुझे मदद मिली। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि
हिंदू मुसलमान के नाम पे मुझे कोई दबा रहा है, मेरा डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। और देखो मैं फिर कहूँगा कि मैं झूठ बोल के कि इवन आज भी बीजेपी सरकार है, मगर मैं इज्जत से काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सबको डैमेज किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुल मिला के मैं ये मानता हूँ कि ये हिंदू मुसलमान का जो अफीम है, धर्म का जो अफीम बांट के आप राजनीति कर रहे हैं, मैं तो सारे नेताओं, हर दल के नेताओं से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इस देश का नागरिक पहले हूँ, नेता बाद में हूँ, कि कृपया करके इसको बंद कर दीजिए। ये हमारे देश को पीछे ले जा रहा है। दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ घूम रहे हैं। अरे डेवलपमेंट की बात करो, विकास की बात करो, रोज़गार की बात करो। हमारे पास मेडिकल नहीं है। हमारे अभी देखिए मर रहे हैं लोग। अभी आप बैठे थे, 3-4 लोग आए थे। हमारे देश की यह हालत है। कैंसर का मरीज़ घूम रहा है, उसको बेड नहीं मिल रहा है। आप उसकी चिंता कीजिए। तो ये देखिए, धर्म और ये जो होता है ना, ये अपनी निजी आस्था की चीज़ है। मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ, कोई हमारा हिंदू भाई मंदिर जाता है, ये हमारी निजी मामलात हैं। इसको बहुत नहीं ये देश चलने देगा। हो सकता है 2 दिन, 10 दिन, 2 साल, 10-20 साल चले, मगर अनंता ही ये देश वहीं घूम करके आएगा जहां हिंदू मुसलमान एक साथ प्यार से रहेंगे। यही इस देश की खूबसूरती है, ये रूह है इसकी। चलिए, आपसे जुड़ा हुआ है छोटा 2 सवाल, इसके बाद हम इसका वाइंड अप करेंगे, ख़त्म करेंगे। आप 2 बार के विधायक रहे, अभी वर्तमान में एमएलसी हैं। कहाँ मज़ा ज़्यादा आ रहा था, विधायक रहते हुए या एमएलसी रहते हुए? अब देखो, हम तो अब यार क्या आप ऐसे सवाल पूछते हो। हम हर हाल में खुश रहते हैं। नहीं, मैं वो खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे अपने लोगों से इंटरेक्ट करते हुए, उनकी मदद करते हुए, उनके बीच में जाते हुए, क्या मतलब पहले में क्या था, अभी क्या है? असल में मैं बिना किसी घुमा फिराव की ईमानदारी से कह रहा हूँ वसीम भाई, मैं एमएलए था, वो भी एक अच्छा अनुभव था। आज मैं एमएलसी हूँ, ये भी एक इक्विवेलेंट अच्छा अनुभव है। उसकी वजह बता दूँ, मैं एमएलसी होके पब्लिक से कट नहीं ना गया। मैं तो रात में 12 बजे मुबारकपुर से आया हूँ। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हाँ, मैं रोज़ जो है अपने लोगों के भी, अच्छा ये एक ऐसा भी टाइम आया, 1 साल के लिए, 1-1.5 साल मैं ना एमएलए था ना एमएलसी था। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं सोया रात में यहाँ पे आके, तो मुझे लगा रात में कि अब तो थोड़ा रिलैक्स रहूँगा, भीड़ भाड़ नहीं होगी और अब तो आराम से घूमूंगा, कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन जब मैं नहा के आया, मैंने देखा कि जितनी भीड़ एज ए एमएलए आती थी उतनी ही भीड़ है। आप कसम खा कह रहा हूँ। और मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा यार अब तो मैं एमएलए नहीं रहा हूँ, मेरी जान छोड़ दो। तो 2-3 लोगों ने कहा कि चाहे अपने अंदाज में, हमारे जो आजमगढ़ की भाषा है, चाहे तू रहा चाहे न रहा एमएलए, हमन तू ही के मानी था, हमरा कमवा तू ही के करेक्ट पड़ी। उस वक्त भी जब आप नहीं थे किसी पोस्ट पे, संवैधानिक पद पे, तब भी आपने लोगों की मदद किया था, हमने न्यूज़ बनाई। अब देखो, मैं उन मददों को नहीं जोड़ता, मैं कुछ नहीं किसी लायक। ताकि जो आप ये बात कह रहे हैं, कुल मिला के बात इतनी सी है कि एक हम हमेशा इस बात को मानते हैं, अल्लाह ताला ईश्वर हमें मौका देता है लोगों को सर्व करने का। और ये एक हम ब्लेस्ड हैं इस मामले में कि मैं 2 बार एमएलए भी हुआ, अभी एमएलसी भी हुआ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी इस आजमगढ़ की जनता और उनके प्यार से हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। तो मैं यही मानता हूँ कि अगर इस ज़िंदगी में मैं किसी के काम आ जाऊँ तो यही मेरी कमाई है, वरना तो ये 4 दिन की ज़िंदगी है वसीम भाई। कुछ नहीं पता कि कल हम में से कौन रहेगा इंटरव्यू देने के लिए और कौन लेने के लिए। यू नेवर नो। लाइफ तो एक बुलबुला है पानी का। चलिए, थोड़ा आखिरी सवाल मेरा थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे 2027 का मुबारकपुर से, क्योंकि आपके समर्थक चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ें। देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं इसको ऐसे कहूँगा कि मैं जिसके साथ रहता हूँ ईमानदारी से रहता हूँ। मेरे नेचर में कोई छल कपट नहीं है। माननीय बहन जी, जब मैं एमएलए था 12 में, तो मुझे ये कहा गया कि 14 का चुनाव तुम्हें लड़ना है, एमपी का। बहन जी के आदेश को मैंने सर पे रखा और ये कहा कि ये मेरे लिए एक हुक्म है, तो इसमें कोई वो नहीं। मैं लड़ा, हार गया, वो बात अलग है, क्योंकि आदरणीय नेताजी लड़ रहे थे यहाँ से। ये बात इतना सिर्फ कह रहा हूँ कि मैं जिसके साथ रहता हूँ अपने आप को उसके हवाले कर देता हूँ पॉलिटिकल मामले में। वैसे नहीं, मेरी निजी ज़िंदगी है मेरे साथ। मैं आज की डेट में समाजवादी पार्टी में हूँ। मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, वो जो निर्णय देंगे, तुम एमएलए लड़ो, एमएलसी भी मत रहो, कुछ मत लड़ो, पार्टी का काम करो,
वो जो मेरे लिए निर्णय लेंगे मैं उसमें खुशी से सर झुका के कबूल करूंगा और पार्टी के लिए काम करूंगा। खुद से आप कोई पहल नहीं करें? मैं खुद से, देखो मैं ये सब चीज़ों में, अगर आपके कार्यकर्ता जिद पे अड़ जाएं कि नहीं साहब आपको चुनाव लड़ना ही है, अब देखो परिस्थितियां देखा जाता। मैंने कहा कि देखो अब हम, अगर हमारे कार्यकर्ता हमसे प्यार करते हैं जेन्युइनली, तो हमारी बात भी मानेंगे। हम उनको बताएंगे ना कि भाई ये परेशानी और ये सही है और ये गलत है। हम आज की डेट में ये चाहते हैं कि पार्टी जीते और सरकार बने। सरकार बनेगी तो सब ठीक, लोग ठीक रहेंगे। सर आपने मेरे हर सवाल का तसल्ली से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया, आप आए वसीम भाई, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।